आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन है जो असत्य है? बताओ, आहड़ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कुछ आहड़ को लेकर यहाँ पर कथन दिए हुए हैं, कौन सा कथन है जो आहड़ के विषय में यहाँ पर क्या है, गलत है? बताओ। पहला कथन है कि आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। दूसरा है आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। अगला, आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी। ठीक है। मिट्टी तथा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। ठीक है। आहड़वासी दीवार पर नींवों के मजबूत और सौंदर्यीकरण हेतु मिट्टी के क्वार्ट्ज के टुकड़े व चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। बताओ बेटा, आहड़ के बारे में कौन सा कथन है जो इनमें से गलत है? पहले कथन पर मैं बात करूं कि आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। हाँ ठीक है, यह तो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अगला, आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहां जो भवन बने हुए थे वो ईंटों से बने हुए थे, जबकि नींव में ईंटों का प्रयोग हमें नजर नहीं आता है। अगला, मिट्टी तथा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। हाँ, अब तो काहे उपलब्ध है, ये तो उत्खनन में प्राप्त हुए ना हमें। ठीक है। आहड़वासी दीवारों व नींवों को मजबूत करने और सौंदर्य युक्त बनाने के लिए मिट्टी के क्वार्ट्ज के टुकड़े तथा चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। हाँ सब ठीक है। कौन सा गलत है? तो ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी यहां पर क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। अपन लोग अगले स्टेटमेंट की तरफ बात करें तो गणेश्वर की खुदाई के संदर्भ में सबसे असत्य कथन का चयन कीजिए। गणेश्वर को लेकर कुछ कथन दिए हैं, उस पर अपने को बात करनी है। पहला है कि गणेश्वर में राजस्थान पुरातात्विक एवं संग्रहालय विभाग द्वारा की गई खुदाई में लगभग 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति प्रकाश में आई थी। बताओ, गणेश्वर में राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा की गई खुदाई में लगभग 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति प्रकाश में आई थी। ठीक है। यहां हड़प्पा से तांबा प्राप्त किया जाता था। अगला, गणेश्वर ताम्र संस्कृति का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है। गणेश्वर नीम का थाना में कांतली नदी के स्त्रोत पर खोजी गई थी। देखो, अपन बात करें गणेश्वर में राजस्थान पुरातात्विक एवं संग्रहालय विभाग द्वारा की गई खुदाई में वर्ष 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति प्रकाश में आई थी। हाँ साहब, बिल्कुल ठीक है। और यहां पर उत्खनन किया था आर.सी. अग्रवाल ने। गणेश्वर में जो उत्खनन करता थे उनका क्या नाम है बेटा? तो उनका नाम है आर.सी. अग्रवाल। क्या नाम है? आर.सी. अग्रवाल। अगला, यहां हड़प्पा से तांबा प्राप्त किया जाता था। नहीं बेटा, यहां से हड़प्पा को तांबा भेजा जाता था, यहां हड़प्पा से प्राप्त नहीं किया जाता था, यहां से तांबा हड़प्पा को भेजा जाता था। फिर अगला, गणेश्वर तांबे की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है। हाँ, गणेश्वर को तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। क्या कहते हैं? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। फिर अगला, गणेश्वर नीम का थाना में कांतली नदी के स्रोत पर खोजी गई। हाँ, सीकर जिले के नीम का थाना क्षेत्र में। और कौन सी नदी के किनारे? तो कांतली नदी के किनारे। आगे बात समझ में? तो ऑप्शन कौन सा गलत हो गया? ऑप्शन यहां पर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी यहां पर सारे ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अगले सवाल की बात करूं। अगला क्वेश्चन, परतियार वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम जयवरा की उपाधि धारण की थी? बताओ बेटा, परतियार वंश का वह पहला शासक कौन था जिसने जयवरा की उपाधि धारण की? ऑप्शन ए नागभट्ट, ऑप्शन बी वत्सराज, ऑप्शन सी बाउक और ऑप्शन डी यशोधन। बताओ बेटा, प्रतिहार वंश का वह कौन सा शासक था जिसने सर्वप्रथम जयवरा की उपाधि धारण की? देखो हम बात करें नागभट्ट प्रथम की, तो नागभट्ट प्रथम को मल्लेच्छों का नाशक कहा जाता था। क्या कहते थे हम? मल्लेच्छों का नाशक। फिर हम बात करें कि नागभट्ट प्रथम को राम का प्रतिहार कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा? राम का प्रतिहार। किसको? नागभट्ट प्रथम। फिर हम बात करें कि जो नागभट्ट प्रथम है उनको नारायण भी कहा गया ग्वालियर प्रशस्ति में। कौन सी प्रशस्ति में? ग्वालियर प्रशस्ति में क्या कहा गया? नारायण। फिर हम बात करें तो वत्सराज की दो उपाधियां, एक तो रणहस्तीन और एक उपाधि थी जेवरा। कौन सी उपाधि? जेवरा। ध्यान रहेगी बात। रणहस्तीन और जेवरा किसकी? वत्सराज की। तो अपने को यही पूछा है वत्सराज की उपाधि सबसे पहले धारण करने वाला व्यक्ति कौन था? तो जेवरा की उपाधि सबसे पहले धारण करने वाला व्यक्ति था जिसका नाम था वत्सराज। फिर मैं बात करूं नागभट्ट प्रथम के बारे में, तो नागभट्ट प्रथम की राजधानी थी भीनमाल। कौन सी राजधानी? राजधानी थी भीनमाल। इन्होंने चावड़ा वंश के राजाओं को हराया और भीनमाल को अपनी क्या बना लिया था बेटा? राजधानी बना लिया था। फिर हम बात करें एक इतिहासकार हुए दशरथ शर्मा। वो दशरथ शर्मा कहते हैं कि नागभट्ट की जो दूसरी राजधानी थी, नागभट्ट की जो दूसरी राजधानी थी वो थी अवंती, जिसको आजकल हम उज्जैन के नाम से जानते हैं। ऐसा कौन कहता है? तो ऐसा कहता है इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा। फिर हम बात करें इसे नागभट्ट प्रथम का जो दरबार था वो दरबार कहलाता था नागावलोक। क्या कहलाता था? नागावलोक। इस नागभट्ट प्रथम का जो साम्राज्य था वो गुजरात में एक जगह है बड़ोच, वहां से उत्तर में मंडोर तक फैला हुआ था। किसका? नागभट्ट प्रथम का। आगे बात समझ में? फिर हम बात करें अगले सवाल की तरफ, तो अपना अगला क्वेश्चन, रणथंभौर के चौहान वंश का वह प्रथम शासक जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी? बताओ बेटा, रणथंभौर के चौहान वंश का वह पहला शासक कौन था जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी? वालन, पहलादन, वीरनारायण और वाकभट्ट। बताओ बेटा, जल्दी से बताओ।
रणथंभौर के चौहान वंश का वह प्रथम वह प्रथम शासक जिसने अपनी स्वतंत्रता की क्या कर दी थी, घोषणा कर दी थी। देखो हम बात करें रणथंभौर के चौहान वंश के राजाओं के बारे में, तो रणथंभौर में चौहान वंश में राजा हुए गोविंदराज। कौन? गोविंदराज, वालन, पहलादन, वीर नारायण, वाघभट्ट, जयत्र सिंह और अंतिम शासक था हमीर। कौन? हमीर। तो रणथंभौर में चौहान वंश के संस्थापक कौन? तो गोविंदराज क्या थे यहां पर संस्थापक थे। और गोविंदराज ने स्थापना कब की थी? तो स्थापना की थी 1194 में। पृथ्वीराज चौहान तर्ती के पुत्र थे बेटा गोविंदराज। फिर हम बात करें तो हम कहेंगे रणथंभौर में चौहान वंश का अंतिम शासक कौन? रणथंभौर में चौहान वंश का अंतिम शासक कौन? तो अंतिम शासक था जिसका नाम था हमीर। क्या नाम था? हमीर। फिर हम बात करें कि रणथंभौर के चौहान वंश का प्रथम शासक जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, तो वो था बेटा वालन। कौन? वालन, जिसने अपनी स्वतंत्रता की क्या कर दी थी, घोषणा की। हम किसी भी सुल्तान के अंडर नहीं रहेंगे, हम अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है। फिर मैं बात करूं वीर नारायण, तो वीर नारायण के बारे में ध्यान रखना कि इल्तुतमिश के खिलाफ मारा गया था। इल्तुतमिश के खिलाफ मारा गया। फिर हम बात करें वाघभट्ट के बारे में, तो इन्होंने भी दिल्ली के सुल्तानों के साथ लगातार संघर्ष जारी रखा। तो ध्यान रखना, इन्होंने दिल्ली के सुल्तानों से क्या किया था? संघर्ष किया। आगे बात समझ में? तो ध्यान रखना, रणथंभौर का पहला स्वतंत्र चौहान शासक कौन? तो उसका नाम था वालन। फिर अगली बात करूं, किस ग्रंथ में राव लूणकरण की दानशीलता की तुलना कर्ण से की गई है? बताओ बेटा, कौन से ग्रंथ में राव लूणकरण की दानशीलता की तुलना कर्ण से की गई है? अनुपोदे, करमचंद वंशोत्करण कम काव्यम, दयालदास ख्यात और साहित्य कल्पद्रुम। जल्दी से बताइए। देखो हम इनके लेखकों की बात करें तो अनुपोदे अनूप सिंह ने लिखी। किसकी रचना है? अनूप सिंह की रचना है, जिसका क्या नाम है? अनुपोदे। अनूप सिंह ने जयदेव की गीत गोविंद पर एक टीका लिखी थी और उस टीका का क्या नाम है? अनुपोदे। फिर मैं बात करूं करमचंद वंशोत्करण कम काव्यम, है ना, तो ये रचना लिखी थी, इसका लेखक था जयसोम। क्या नाम था? जयसोम। फिर मैं बात करूं दयालदास ख्यात, दयालदास श्रीयांश ने लिखी। दयालदास जी की रचना है ना, जो दयालदास जी की ख्यात है, इसका एक और नाम है बीकानेर राठौड़ारी ख्यात। क्या नाम है? बीकानेर राठौड़ारी ख्यात। फिर मैं आपसे बात करूं साहित्य कल्पद्रुम, तो ये बीकानेर के महाराजा हुए थे कर्ण सिंह जी, उनकी रचना है। इसकी है बीकानेर के महाराजा कर्ण सिंह की रचना है, जिसका क्या नाम है? साहित्य कल्पद्रुम। अब लूणकरण की तुलना कर्ण से किस ग्रंथ में की गई थी? तो लूणकरण की तुलना कर्ण से की गई थी करमचंद वंशोत्करण कम काव्य में। तो ध्यान रखना, ये जो जयसोम है ये राय सिंह का दरबारी है। बीकानेर के महाराजा राय सिंह का दरबारी था। इसने ही लूणकरण की तुलना कर्ण से की गई है और इसी ने राय सिंह को राजेंद्र कहा। इस जयसोम ने ही अपनी किताब में राय सिंह को राजेंद्र कहा। फिर मैं आपसे बात करूं जो राय सिंह जी है उनके बारे में, तो राय सिंह जी को एक राइटर हुआ मुंशी देवी प्रसाद। क्या नाम था? मुंशी देवी प्रसाद। और मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह जी को राजपुताने का कर्ण कहा। क्या कहा? राजपुताने का कर्ण। फिर हम बात करें तो लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा गया है। लूणकरण को क्या कहा गया है? कलयुग का कर्ण। क्या कहा गया? कलयुग का कर्ण कहा गया है। कौन कहता है कलयुग का कर्ण? तो बिट्ठू सूजा ने कहा था। किसने कहा था? बिट्ठू सूजा ने। और बिट्ठू सूजा की उस पुस्तक का क्या नाम है? तो उस किताब का नाम है राव जैतसिरो छंद। क्या नाम है? राव जैतसिरो छंद। राव जैतसिंह के दरबारी थे और उनकी एक रचना थी राव जैतसिरो छंद। उसमें उन्होंने लूणकरण को क्या कहा था? कलयुग का कर्ण कहा था। आगे बात समझो तो ध्यान रखना, बीकानेर में कर्ण के नाम से 3 फैक्टर है। लूणकरण को कलयुग का कर्ण बिट्ठू सूजा ने, लूणकरण की कलयुग से कर्ण से तुलना जयसोम ने, और राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कौन कहता है? मुंशी देवी प्रसाद। फिर मैं बात करूं अगले सवाल की तरफ, तो मारवाड़ के राठौड़ वंश के संदर्भ में निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ राजा दिए हुए हैं और एक तरफ उन राजा के शासनकाल में घटी हुई घटनाएं दी हुई है कि महाराजा भीम सिंह, महाराजा अभय सिंह जी, पासवान गुलाब राय और राव गंगा। एक तरफ दिया हुआ खेजरली घटना, कृष्णा कुमारी से सगाई, गंग श्याम मंदिर का निर्माण और गुलाब सागर का निर्माण। देखो हम बात करें महाराजा भीम सिंह, तो महाराजा भीम सिंह की राजकुमारी कृष्णा कुमारी से सगाई हुई थी। हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो एक विवाद पढ़ते हैं
राजकुमारी कृष्णा कुमारी विवाद। मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की बेटी थी कृष्णा कुमारी, जिनकी सगाई जोधपुर के राजा भीम सिंह जी से हो रखी थी। लेकिन जब भीम सिंह जी की मृत्यु हुई थी तो उसकी सगाई आमेर के जगत सिंह सेकंड के साथ हो गई थी, और इस बात से इन भीम सिंह जी के छोटे भाई मान सिंह जी नाराज हो गए थे और राजकुमारी कृष्णा कुमारी विवाद हुआ था। वो हम जो पढ़ते हैं राजकुमारी कृष्णा कुमारी विवाद, उन राजकुमारी कृष्णा कुमारी की सगाई किससे हुई थी? भीम सिंह जी से हुई थी। फिर ध्यान रखना, इन्हीं भीम सिंह जी ने मालपुरा के युद्ध में जयपुर के राजा प्रताप सिंह की सहायता की थी दौलत राव सिंधिया के खिलाफ। फिर अगला, महाराजा अभय सिंह जी के शासनकाल में खेजरली घटना हुई थी। क्या हुई थी? खेजरली घटना। भाद्रपद शुक्ल दशमी विक्रमी संवत 1787 के दिन मां अमृता देवी विष्णु खेजरली नामक स्थान पर पेड़ों को बचाने के लिए 363 लोगों के साथ शहीद हो गए थे। वो खेजरली घटना किसके शासनकाल में हुई थी? तो जोधपुर के राजा अभय सिंह जी के शासनकाल में हुई थी। और हुड़ा सम्मेलन में भाग लेने के लिए जब राजस्थान के सभी राजा इकट्ठा हुए थे तो उसमें जोधपुर की तरफ से कौन गए थे? तो जोधपुर के राजा अभय सिंह जी गए थे, ये भी ध्यान रख लेना। फिर अगला, पासवान गुलाब राय। ये जोधपुर के राजा विजय सिंह जी की प्रेमिका थी, उनकी एक पासवान थी जिसका क्या नाम है? गुलाब राय। और इन्होंने जोधपुर के अंदर गुलाब सागर का निर्माण करवाया था। क्या बनवाया था? जोधपुर में गुलाब सागर का निर्माण करवाया था। जोधपुर के राजा विजय सिंह जी की पासवान थी और इसको मारवाड़ की नूरजहां कहते हैं कि जिस प्रकार जहांगीर के शासनकाल में उसकी प्रेमिका नूरजहां का खूब प्रभाव रहा, ठीक उसी प्रकार अपने विजय सिंह जी के शासनकाल में गुलाब राय का खूब प्रभाव रहा। फिर राव गंगा, तो राव गंगा ने गंग श्याम मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन से मंदिर का? गंग श्याम मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। किसने? राव गंगा ने। तो डी में क्या हो गया? 3 हो गया। और इन्हीं राव गंगा के बेटे थे मालदेव, जिन्होंने इनकी हत्या कर दी थी। तो हम मालदेव को क्या कहते हैं? तो मारवाड़ का पितरंता कहते हैं या राठौड़ों का पितरंता कहते हैं। तो ए में 2, बी में 1, ए में 2, बी में 1, सी में 4 और डी में 3। तो ऑप्शन हो गया डी। ऑप्शन कौन सा फिट बैठ रहा है यहां पर? डी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो रहा है? करेक्ट हो रहा है। बात करें अगले सवाल की तरफ, तो अगला क्वेश्चन है, गुहिल वंश के संदर्भ में निम्नलिखित में से असुमेलित कथन को छांटिए। बात करें गुहिल वंश के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटना है। बात करें गुहिल वंश के कुल देवता एकलिंगनाथ जी, ठीक है। अगला, गुहिल वंश के आराध्य देव चारभुजानाथ जी, ठीक है। गुहिल वंश की कुल देवी केला देवी, ठीक है। गुहिल वंश की आराध्य देवी चारभुजा माता, ठीक है। तो देखो इसमें गुहिल वंश की कुल देवी वाला ऑप्शन गलत है। गुहिल वंश की कुल देवी केला देवी नहीं है। सुनो, हम बात करें गुहिल वंश की कुल देवी, तो गुहिल वंश की कुल देवी है बेटा, उनका नाम है बाण माता। क्या नाम है? बाण माता। गुहिल वंश की क्या है? कुल देवी है। आगे बात समझ में। फिर मैं आपसे बात करूं, मेवाड़ के शिशोदियाओं की इष्ट देवी, मेवाड़ के शिशोदियाओं की इष्ट देवी, तो मैं बात करूंगा मेवाड़ के शिशोदियाओं की इष्ट देवी है बरबड़ी माता। क्या नाम है? बरबड़ी माता। फिर हम बात करें केला देवी, तो केला देवी करौली के जादौन वंश की कुल देवी है। कौन सी? करौली के जादौन वंश की क्या है? कुल देवी। फिर ध्यान रखना बेटा, गुहिल वंश का एक वाक्य है कि जो दृढ़ राके धर्म की ताही राके किरदार, ये ध्येय कौन से राजवंश का है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये गुहिल वंश का है। फिर हम बात करें गुहिल वंश की 24 शाखाएं हैं, ऐसा मुणोत नैणसी कहता है कि देयर आर 24 ब्रांचेस ऑफ गुहिल डायनेस्टी। कौन कहता है बेटा? तो आपको ध्यान रखना है कि ये बात मुहणोत नैणसी कहता है। कौन कहता है? मुहणोत नैणसी कहता है कि देयर आर 24 ब्रांचेस ऑफ गुहिल डायनेस्टी। क्लियर सी बात। आगे बात करें अगले सवाल की तरफ, तो अपना अगला क्वेश्चन, मेवाड़ के किस शासक ने मालवा मेवाड़ संघर्ष का सूत्रपात किया था? बताओ बेटा, मेवाड़ के वह कौन से राजा है जिन्होंने मालवा मेवाड़ संघर्ष का सूत्रपात किया था? महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, राणा खेता और राणा मोकल। बताओ भाई, मेवाड़ के किस राजा के शासनकाल में मेवाड़ मालवा संघर्ष का सूत्रपात हुआ था? सूत्रपात होने का मतलब होता है प्रारंभ होना। महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा खेता और महाराणा मोकल। बताइए आप। देखो हम बात करें राणा कुंभा का मालवा के साथ क्या रहा, तो राणा कुंभा ने मालवा वालों के साथ एक युद्ध लड़ा बेटा, जिसका नाम था सारंगपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा? सारंगपुर का युद्ध 1437 में लड़ा था कुंभा ने। किस किस के बीच में हुआ था? तो राणा कुंभा और सामने एक व्यक्ति था जिसका नाम था महमूद खिलजी प्रथम। और इस युद्ध में महमूद खिलजी प्रथम की क्या हो गई थी? हार हो गई थी। और महाराणा कुंभा ने यह युद्ध जीत लिया था। और इसी जीत की याद में महाराणा कुंभा ने एक बिल्डिंग बनवाई थी जिसका नाम है विजय स्तंभ, या हम जिसको किस नाम से जानते हैं? कीर्ति स्तंभ के नाम से। फिर मैं बात करूं राणा सांगा, तो सांगा के शासनकाल में एक युद्ध हुआ था बेटा जिसको हम कहते हैं गागरोन का युद्ध। क्या कहते हैं? गागरोन का युद्ध 1519 में। 17 में खातौली, 18 में बाड़ी और 19 में कौन सा? गागरोन। गागरोन में कौन लड़ा? तो गागरोन में सांगा लड़े और सांगा के सामने लड़ने आया था मालवा का एक शासक जिसका नाम था महमूद खिलजी सेकंड, यानी दादा दादा से और पोता पोते से लड़ा। चंदेरी के मेदिनी राय के कारण इनकी लड़ाई हुई थी और इसमें भी महमूद खिलजी सेकंड की हार हो गई थी। और राणा सांगा का एक सेनापति था जिसका नाम था हरिदास चारण, उसने महमूद खिलजी सेकंड को गिरफ्तार भी कर लिया था। हालांकि बाद में राणा सांगा ने इसको खुद को ही क्या कर दिया था? रिहा कर दिया था। फिर बात करूं राणा खेता, तो राणा खेता के शासनकाल में मेवाड़ मालवा संघर्ष की शुरुआत हुई थी। या तो हम इनको राणा खेता कहते हैं या हम इनको राणा क्षत्र सिंह भी कहते हैं। इन्होंने मालवा के एक शासक अम्मी शाह या दिलावर खां को हराया था। किसको हराया था? मालवा के शासक अम्मी शाह, अमित शाह नहीं है, अम्मी शाह है।
ऑब्लिक दिलावर खां को हराया था। और इन्हीं के शासनकाल से मेवाड़ मालवा संघर्ष की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। राणा मोकल, मोकल के शासनकाल में कोई मालवा के साथ ढंग के रिलेशन रहे नहीं थे। इवन मोकल के हथियारे चाचा मेरा और मेपा पमार को मालवा वालों ने क्या दे दी थी, शरण दे दी थी। तो ध्यान रखना किनके शासनकाल में मेवाड़ मालवा संघर्ष की शुरुआत हुई थी, तो वो राजा कौन थे, राणा खेता। और क्यों, क्योंकि इन्होंने मालवा के एक शासक अम्मी शाह या दिलावर खां के साथ लड़ाई लड़ी थी और इस युद्ध में अम्मी शाह ऑब्लिक दिलावर खां को क्या कर दिया था, हरा दिया था। आगे बात करें अगला, सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर श्री राजाधिराज की उपाधि किस मुगल शासक ने प्रदान की थी, बताओ। सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर श्री राजाधिराज की उपाधि कौन से मुगल बादशाह ने प्रदान की थी, रफीउद्दौला, फर्रुख सियर, मोहम्मद शाह और बहादुर शाह प्रथम। बताओ बेटा, सवाई जय सिंह को राज राजेश्वर श्री राजाधिराज की उपाधि देकर किसने सम्मानित किया था, बताओ। मुगल बादशाह रफीउद्दौला, फर्रुख सियर, मोहम्मद शाह और बहादुर शाह प्रथम। जल्दी से बताइए आप लोग। देखो हम बात करें कि जो सवाई जय सिंह जी है, इनको सवाई की उपाधि दी थी औरंगजेब ने। बात करें, इनको सवाई की उपाधि से नवाजा था औरंगजेब ने। किसने, औरंगजेब ने। इसके बाद जयपुर के जितने भी राजा बने सवाई जयसिंह जी के बाद, वो सारे के सारे राजा अपने नाम के आगे क्या लिखते थे, सवाई लिखते थे। किसके बाद, औरंगजेब के उपाधि देने के बाद, चाहे ईश्वरी सिंह रहे, चाहे माधो सिंह प्रथम रहे, चाहे प्रताप सिंह रहे, चाहे जगत सिंह सेकंड रहे, चाहे फिर राम सिंह जी रहे, चाहे उसके बाद माधो सिंह सेकंड रहे, चाहे आजादी तक सवाई मान सिंह जी रहे, वो सब कहीं ना कहीं उनकी उपाधि नाम के आगे क्या लिखते थे, सवाई लिखते थे। और जयपुर के झंडे के अंदर भी एक सवाई लगती है ना। जब जयपुर के झंडे में वो सवाई लगी हुई होती है, इसका मतलब होता है कि जयपुर के राजा वहीं जयपुर में मौजूद है और सवाई नहीं होती है, तब ऐसा बोलते हैं कि जयपुर के राजा जयपुर के अंदर मौजूद नहीं है। फिर हम बात करें सवाई जयसिंह की, तो सवाई जयसिंह जी ने एक तो बूंदी विवाद में इंटरफेरेंस किया बहुत अच्छी तरीके से। इसमें बूंदी विवाद में जब बूंदी के शासक बुद्ध सिंह जी के गोद लिए हुए बेटे दलेल सिंह और उनके खुद के पुत्र उमेर सिंह के मध्य उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ था, तो सवाई जय सिंह जी ने पार्टिसिपेट किया था और उसमें इन्होंने दलेल सिंह का खूब अच्छे से सपोर्ट किया था और कहीं ना कहीं एक बार के लिए दलेल सिंह को राजा मनवाने में सक्सेस भी हो गए थे। फिर इन्होंने भरतपुर विवाद में जो मोहकम सिंह और बदन सिंह के बीच में हुआ था, उस भरतपुर विवाद में इन्होंने बदन सिंह की सहायता की थी। किसकी, बदन सिंह की, जो अपने भरतपुर के जाट महाराजा सूरजमल जी के पिताजी थे बदन सिंह की, उनका सहयोग किया था, उनको ब्रिजराज की उपाधि दी थी, डीग की जागीर दी थी और कहीं ना कहीं भरतपुर और मुगलों के बीच में भी संबंधों को क्या किया था, ठीक किया था। तो इस बात से प्रभावित होकर अपने भारत के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने, किसने, मोहम्मद शाह रंगीला ने इनको राज राजेश्वर श्री राजाधिराज की उपाधि से नवाजा था। तो ध्यान रख लेना, इनको राज राजेश्वर राजाधिराज की उपाधि किसने दी थी, मोहम्मद शाह रंगीला ने। फिर मैं बात करूं सवाई जय सिंह के बारे में, एक बात और ध्यान रखना, इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, जो भारत का सबसे अंतिम अश्वमेध यज्ञ था, है ना। फिर ध्यान रखना, इनको 3 बार मालवा का सूबेदार बनाया गया था। कितनी बार, तो ध्यान रखना बेटा, सवाई जय सिंह को 3 बार मालवा का सूबेदार बनाया गया था। कितनी बार, 3 बार मालवा का सूबेदार बनाया गया था, जिसमें एक बार फर्रुख सियर ने और 2 बार मोहम्मद शाह रंगीला ने बनाया था। फिर हम आगे बात करें, राजस्थान में सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त किस रियासत में लागू किया गया था, बेटा राजस्थान में सबसे पहले भूमि बंदोबस्त था वो कौन सी रियासत में या कौन से प्रिंसली स्टेट में लागू हुआ था। ऑप्शन ए मेवाड़, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी कोटा और ऑप्शन डी बीकानेर। भूमि बंदोबस्त का मतलब होता है लैंड सेटलमेंट, करों को नए सिरों से निर्धारित करना क्या कहलाता है, भूमि बंदोबस्त। तो राजस्थान की वह कौन सी रियासत थी जिसमें सबसे पहले क्या किया गया था, भूमि बंदोबस्त किया गया था, मेवाड़ रियासत, जयपुर रियासत, कोटा रियासत या बीकानेर रियासत। जल्दी से बताओ बेटा, सबसे पहले भूमि बंदोबस्त अपने यहां पर कौन सी रियासत में लागू किया गया था, जल्दी से बताओ। जल्दी बताओ कि राजस्थान में सबसे पहले लैंड सेटलमेंट या भूमि बंदोबस्त कौन सी रियासत के अंदर हुआ था। तो राजस्थान में सबसे पहले भूमि बंदोबस्त या लैंड सेटलमेंट करने वाली रियासत थी कोटा। कौन सी रियासत थी, कोटा। इस समय कोटा राज्य के दीवान थे जालिम सिंह जाला, और उन जालिम सिंह जाला के प्रभावों से, प्रयासों से कोटा रियासत में सबसे पहले क्या किया गया था, भूमि बंदोबस्त किया गया था या लैंड सेटलमेंट किया गया था। भूमि बंदोबस्त का मतलब क्या होता है, तो करों को नए सिरों से निर्धारित करना क्या कहलाता है, भूमि बंदोबस्त। कि भाई अगर इनकम बढ़ी है तो टैक्स बढ़ा दो, अगर इनकम कम हुई है तो टैक्स को क्या कर दो, कम कर दो, वो क्या कहलाता है, लैंड सेटलमेंट या भूमि बंदोबस्त। फिर अगली बात करें अपन, तो मैं कहूं 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर का शासक कौन था, बताओ। 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर का शासक कौन था, राम सिंह, विनय सिंह, मदनपाल और उदय सिंह। जल्दी से बताइए, मैं यहां पर एक पूरी लिस्ट ही बना देता हूं 1857 की क्रांति के दौरान के शासकों की। तो मैं आपसे बात करूं कि अलवर के शासक थे जिनका नाम था विनय सिंह। क्या नाम था, विनय सिंह। फिर मैं बात करूं भरतपुर के शासक थे जिनका नाम था जसवंत सिंह। फिर मैं आपसे बात करूं कि धौलपुर के शासक थे जिनका नाम था भगवंत सिंह। फिर मैं आपसे बात करूं करौली के शासक थे मदनपाल। करौली के शासक कौन थे, मदनपाल। और बूंदी के शासक कौन थे, राम सिंह जी। फिर मैं बात करूं कि कोटा के शासक कौन थे,
तो कोटा के शासक थे राम सिंह सेकेंड, कौन थे? राम सिंह सेकेंड। जयपुर के राजा कौन थे? तो जयपुर के भी राम सिंह सेकेंड। फिर मैं कहूं झालावाड़, तो झालावाड़ के राजा थे पृथ्वी सिंह, कौन? पृथ्वी सिंह। फिर मैं कहूं शाहपुरा, तो शाहपुरा के राजा थे जिनका नाम था लक्ष्मण सिंह। फिर मैं आपसे कहूं बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा के राजा थे जिनका नाम था लक्ष्मण सिंह। फिर हम बात करें कि मारवाड़, तो मारवाड़ के राजा थे बेटा जिनका नाम था तख्त सिंह। क्या नाम था? तख्त सिंह। फिर हम बात करें बीकानेर, तो बीकानेर के अपने राजा थे जिनका नाम था सरदार सिंह। क्या नाम था? सरदार सिंह। फिर हम बात करें मेवाड़, तो मेवाड़ के महाराणा थे अपने स्वरूप सिंह। कौन थे? महाराणा स्वरूप सिंह। और डूंगरपुर के राजा कौन थे? तो डूंगरपुर के राजा थे जिनका नाम था उदय सिंह। क्या नाम था? उदय सिंह। 1857 की क्रांति के समय डूंगरपुर के क्या थे? शासक। फिर आपसे कोई पूछ ले कि आजादी के समय डूंगरपुर के शासक कौन थे? स्वतंत्रता के दौरान या आजादी के दौरान डूंगरपुर के शासक कौन थे? तो अपने ध्यान रखना लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर, जो आगे चलकर भी राजस्थान की पॉलिटिक्स में बहुत बड़े फेस रहे थे। पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जो भैरव सिंह शेखावत वाली बनी थी, उसमें विधानसभा स्पीकर थे लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर, है ना? तो ध्यान रखना आजादी के समय डूंगरपुर में कौन थे? लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर थे। और क्रांति के समय कौन थे? तो ध्यान रखना क्रांति के समय थे उदय सिंह जी। फिर अगला सवाल, 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पॉटिसवुड तथा कर्नल न्यूबेरी की हत्या किस छावनी में की गई थी? बताओ बेटा। 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबेरी की हत्या कौन सी सैनिक छावनी में हुई थी? नीमच, ब्यावर, नसीराबाद और खेरवाड़ा। जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ बेटा। 1857 की क्रांति के समय कर्नल न्यूबेरी और मेजर स्पॉटिसवुड जो थे वो कहां पर मारे गए थे? देखो हम बात करें, कर्नल न्यूबेरी और मेजर स्पॉटिसवुड की हत्या हो गई थी। फिर लेफ्टिनेंट लॉक और कैप्टन हार्डी घायल हो गए थे। कौन कौन? लेफ्टिनेंट लॉक और कैप्टन हार्डी यहां पर क्या हो गए थे बेटा? घायल हो गए थे। क्या हो गए थे? घायल। फिर मैं बात करूं तो एक व्यक्ति था कर्नल पेनी। क्या नाम था? कर्नल पेनी। जब यहां से ये लोग ब्यावर की तरफ भाग रहे थे तो उसको रास्ते में हार्ट अटैक आ गया था। क्या आ गया था? हार्ट अटैक। और हरदियाघात आने से मृत्यु हो गई थी। किस तरफ? तो यहां से ब्यावर की तरफ जा रहे थे। और ये सारा मामला हुआ कहां? तो ये सारा मामला हुआ था नसीराबाद में। यहां पर नसीराबाद। ध्यान रखना नसीराबाद में क्रांति कब हुई थी? तो नसीराबाद में क्रांति हुई थी 28 मई 1857 को। नसीराबाद में जो क्रांति हुई थी वो किसने की थी? तो एक सेना की टुकड़ी थी जिसका नाम था 15th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने। और इसको लीड कौन कर रहा था यहां पर? तो इसको लीड कर रहा था एक नेता जिसका नाम था बख्तावर सिंह। कौन लीड कर रहा था? बख्तावर सिंह। और यहीं से यही राजस्थान में क्रांति की शुरुआत है ना? ध्यान रखना राजस्थान में क्रांति की शुरुआत भी कहां से हुई थी? नसीराबाद से। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? नसीराबाद से हुई थी। आगे बात समझे। फिर ध्यान रखना नसीराबाद में 30 मई को, कितनी तारीख को? 30 मई को 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भी विद्रोह में शामिल हो गई थी। कौन सी? 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भी विद्रोह में क्या हो गई थी? शामिल हो गई थी। विद्रोह किया था 28 मई को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने, लेकिन 30 तारीख को 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भी विद्रोह में शामिल हो गई थी। अगला सवाल 13वां सवाल है, जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया था? अलवर जिले में एक जगह है राजगढ़, वहां पर एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम था जागीर माफी प्रजा सम्मेलन। उसका उद्घाटन किसने किया था? श्री सत्यदेव विद्यालंकार, हरिनारायण शर्मा, काशीराम गुप्ता और मास्टर भोलानाथ। बताओ बेटा, जल्दी से बताओ। देखो हम बात करें, ऑप्शन में एक व्यक्ति दिए हुए पंडित हरिनारायण शर्मा। इनके 3 संगठन थे, मैं इनके बारे में तो बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने रीट प्री में इस बार ही पूछे हुए हैं, है ना? पंडित हरिनारायण शर्मा के तीनों संगठन कौन कौन से? तो पंडित हरिनारायण शर्मा के 3 संगठन थे जिनका नाम था अस्पृश्यता निवारण संघ। छुआछूत मिटाने के लिए इन्होंने अस्पृश्यता निवारण संघ बनाया था। फिर इनका एक संगठन था वाल्मीकि संघ, ठीक है। फिर इनका एक संगठन था जिसका नाम है आदिवासी संघ। कौन सा संगठन है? आदिवासी संघ। इसका पंडित हरिनारायण शर्मा का। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा? ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा, श्री सत्यदेव विद्यालंकार। इन्होंने अलवर रियासत में जो 1941 में जागीर माफी आंदोलन हुआ था, उस राजगढ़ वाले जागीर माफी उद्घाटन का क्या किया था? उद्घाटन किया था किसने? सत्यदेव विद्यालंकार ने। मास्टर भोलानाथ अपने मत्स्य संघ में मंत्री बने थे, है ना? ध्यान रखना किसमें? तो मत्स्य संघ में एकीकरण के समय इनको क्या बनाया गया था? मंत्री बनाया गया था। फिर अगली बात करें, अलवर राज्य प्रजामंडल का गठन किस वर्ष किया गया था?
बताओ बेटा, अलवर राज्य प्रजामंडल का गठन किस वर्ष किया गया था? ए 1918, बी 1928, सी 1932 और डी 1938। बताओ बेटा, अलवर राज्य प्रजामंडल का गठन किस वर्ष किया गया था? अभी देखो, जब मैंने आपको पंडित हरिनारायण शर्मा के तीनों संगठन बताए थे तब मेरे दिमाग में कैरेक्टर और कराया था, और उस कैरेक्टर का नाम है सोवराम कुमावत। कौन? सोवराम कुमावत। मुझे ऐसा लगता है इनके बारे में दो बातें हैं जो भी आपको व्यक्तिगत रूप से पता होनी चाहिए। किसके बारे में? सोवराम कुमावत अलवर के बड़े नेता थे। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दो काम किए थे। एक तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ दी थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ दी थी। आगे बात समझो। दूसरा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 13 दिन की भूख हड़ताल की थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब महात्मा गांधी वहां पुणे जेल में भूख हड़ताल कर रहे थे तो इन्होंने गांधी जी के समर्थन में 13 दिन भूख हड़ताल की। सोवराम कुमावत कितने दिन? 13 दिन क्या की थी? भूख हड़ताल की थी। और सोवराम कुमावत को फिर मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री भी बनाया गया था। पहला चरण बना था मत्स्य संघ, और उस मत्स्य संघ के क्या बने थे? प्रधानमंत्री। और फिर 5वें चरण में जब मत्स्य संघ को राजस्थान के साथ ले आए थे, संयुक्त राज्य राजस्थान बना था, उस समय सोवराम कुमावत को हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल में भी शामिल कर लिया गया था। तो अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1938 में। कौन से साल में? 1938 में। फिर हम बात करें अलवर प्रजामंडल के संस्थापक कौन कौन रहे? संस्थापक रहे थे पंडित हरिनारायण शर्मा। कौन? पंडित हरिनारायण शर्मा। फिर एक व्यक्ति थे कुंज बिहारीलाल मोदी। कुंज बिहारीलाल मोदी। फिर हम बात करें इसकी अलवर राज्य प्रजामंडल की, तो मैं साथ में आपको एक बात और बताऊं। ये जो अलवर राज्य प्रजामंडल है, इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, कौन सा अधिवेशन? प्रथम अधिवेशन। उस पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो भवानी शंकर शर्मा। कौन थे? भवानी शंकर शर्मा। कई किताबें भवानी शाही शर्मा लिखती, एक ही बात है, भवानी शंकर शर्मा कह दो या भवानी शाही शर्मा कह दो। अलवर राज्य प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष थे, सॉरी प्रथम अधिवेशन के क्या थे? अध्यक्ष थे। फिर अगली बात करें, भरतपुर प्रजामंडल का पंजीकरण कराने के बाद उसका नाम बदलकर क्या रखा था? बताओ। भरतपुर प्रजामंडल का पंजीकरण कराने के बाद उसका नाम बदलकर क्या रख दिया था? ब्रिज जया समिति, प्रजा प्रतिनिधि, सॉरी प्रजा परिषद, फिर भरतपुर प्रजा परिषद, फिर किसान सभा। बताओ बेटा। देखो हम बात करें ब्रिज जया प्रतिनिधि सभा, भरतपुर में बनी थी। ब्रिज जया प्रतिनिधि सभा कौन से साल में? तो भरतपुर में 1942 में बनी थी। कौन से साल में? 1942 में, जिसमें 50 सदस्य थे। कितने? 50 सदस्य थे। राजा ने जब उत्तरदायी शासन वाली मांगों को स्वीकार किया तो यहाँ पर ब्रिज जया प्रतिनिधि सभा बनी थी। भरतपुर के राजा थे बृजेंद्र सिंह। कौन थे? बृजेंद्र सिंह, है ना। उन्होंने ब्रिज जया प्रतिनिधि सभा अपनी पत्नी जया और खुद के नाम ब्रिज से उठाकर, है ना। और इसमें सदस्य थे 37 और 13। 37 निर्वाचित यानी इलेक्टेड, 13 नॉमिनेटेड यानी मनोनीत। तो टोटल कितने सदस्य? 50 सदस्य थे। फिर मैं बात करूं तो कौन से नाम से रजिस्ट्रेशन कराया गया था? भरतपुर प्रजा परिषद के नाम से। कौन से नाम से? भरतपुर प्रजा परिषद के नाम से। ध्यान रखना, भरतपुर के प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 में, और यह प्रजामंडल बना भी रेवाड़ी में था। कहां पर? रेवाड़ी के अंदर। और प्रजा परिषद की स्थापना हुई थी जब इनकी मांगे स्वीकार हुई थी, और वो स्थापना हुई थी 23 दिसंबर 1940 को। कितनी तारीख को? 23 दिसंबर 1940 को। और इस दौरान एक महिला नेता जेल गई थी जिसका नाम था सुशीला त्रिपाठी। ध्यान रखना, भरतपुर प्रजामंडल के पंजीकरण के दौरान जब यहां पर लोगों ने प्रदर्शन किया था रियासत के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, तो कौन सी महिला नेता जेल गई थी? तो ध्यान रखना बेटा, उस महिला नेता का नाम था सुशीला त्रिपाठी। और सुशीला त्रिपाठी नाम की एक महिला नेता थी जो भरतपुर राज्य प्रजामंडल के पंजीकरण के दौरान क्या हुआ था? जेल गई थी। खूब बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि निम्न में से कौन भरतपुर राज्य प्रजामंडल के पंजीकरण के दौरान जेल गई थी? तो ध्यान रखना बेटा, कौन जेल गई थी? तो स्पेशली ध्यान रखना, सुशीला त्रिपाठी नाम की एक महिला नेता थी और वो अपने भरतपुर प्रजामंडल के पंजीकरण के दौरान क्या गई थी? जेल गई थी। क्लियर सी बात?